नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। साल 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश बना। विभाजन से कुछ साल पहले से ही पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा का खूनी तांडव शुरू हो गया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों को पहले पूर्वी पाकिस्तान और विभाजन के वक्त और उसके बाद बांग्लादेश से पलायन कर भारत आना पड़ा। तमाम आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद तब भारत सरकार ने भी शरणार्थियों को खुले दिल से स्वागत किया। आज वो शरणार्थी किस हालत में हैं और कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, आज आपको बताएंगे उनकी पूरी दास्तान। उन्नीस 1971 में मिली भारत में पनाह, कभी बंटवारे ने कर दिया था तबाह। आज भी सिहर उठते हैं याद कर वो मंजर। अभी भी सर एक चीज आंख बंद करता हूं तो पूरा याद आता है सर, फोटो की तरह सामने आ जाता है सर। जी रहे हैं गुमनामी की जिंदगी, ना कोई पहचान ना ही कोई आईडी। 64 में आया, नागरिक नहीं है हमारा, नागरिक 64। हाँ। आखिर कैसे मिलेगी नागरिकता? भारत पहुंचने के बाद बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी लोगों को भेजा गया। आज फिर से बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं हैं। छात्र संगठनों के प्रदर्शन और उपद्रव के बाद बांग्लादेश में पहले राजनीतिक अस्थिरता दिखी और फिर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने और हिंसा की घटनाओं की खबरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। बांग्लादेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां हालात बद से बदतर हैं और लोग वहां से पलायन कर भारत आना चाहते हैं। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रिफ्यूजी कैंप और बांग्लादेशी शरणार्थियों के इलाकों में पहुंचा। इस दौरान शरणार्थी परिवार बांग्लादेश के हालात को लेकर कितने चिंतित हैं और वहां मौजूद उनके अपनों की क्या हालात हैं, रिपोर्ट में देखिए। रायपुर से सटे माना कैंप में रहने वाले शिशिर चक्रवर्ती की आंखों में कभी ना सूखने वाले असीमित आंसू हैं, जो 60 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के हालात का जिक्र आते ही बरबस ही बरस पड़ते हैं। अभी भी सर एक चीज आंख बंद करता हूं तो पूरा याद आता है सर, फोटो की तरह सामने आ जाता है सर। पापा के साथ आए। हाँ जी, तो सब याद आता है। बुजुर्ग थे पापा, मैं वो भी पापा माँ को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लास्ट लाके या पोसिया बात खिला के भी इतना बड़ा किया है सर। जो भी हो कैसा भी हो सर, वही माँ बाप के कारण हो सर। और शासन जी भी आज जितना हम लोगों को हेल्प किया है सब उसी के बदौलत हो सर, और कुछ नहीं। शिशिर बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जो अपने माँ बाप के साथ साल 1965 में छत्तीसगढ़ पहुंचे। करीब 65 साल के शिशिर पेशे से फोटोग्राफी करते हैं और माना कैंप में ही अपने घर में फोटो स्टूडियो भी खोल रखा है। शिशिर के रोजी रोटी का जरिया फोटोग्राफी ही है। अब जीवन यापन आसान हो गया है, लेकिन शिशिर बताते हैं कि जब माना आए थे तब दाने दाने को मोहताज रहना पड़ता था। कभी सिर्फ खाने को चावल होता था तो कभी सिर्फ आटा। सर एक समय तो सर चावल नहीं मिलता था, थोड़ा चावल पोसिया हम लोग को जो मोटा मोटा नमक होता था ना सर, सिलनोरा में पीस के खाते थे, वही हम लोग देखते थे। तो उसको थोड़ा चावल हो गया, पोसिया फेंकते नहीं थे सर। पोसिया कहाँ से फेंक, पेट कैसे बढ़ेगा? वो बस उसी में नमक पीस के उसमें खाते थे सर। अगर 2 रोटी 3 रोटी बनाएंगे ना, उसकी सूखा आटा भी चाहिए, तो सूखा आटा में ये करूंगा तो 2 रोटी 4-5 नहीं बन पाएगा, तो उसको पानी में घोल के माँ ने जो देखा हूँ सर, माँ ने वो वाला रोटी बना के देते थे, उसी खाते थे सर। शिशिर बताते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के हालात तब ठीक नहीं थे। कत्लेआम मचना शुरू हो चुका था। उनकी भी जमीन कब्जाने की कोशिश जब हद से आगे बढ़ गई, तब उनके परिजनों ने बांग्लादेश छोड़कर भारत आने का फैसला रातों रात किया। शिशिर तब 6 से 7 साल के थे। हम लोग जब वहाँ आए तो मैं 5-6 साल का रहा हूँ, अभी याद है, अभी भी हल्का हल्का। तो पहले भाभी लोग भाई लोग वही बांग्लादेश उस पाकिस्तान में ही कुछ रिश्तेदारों को पहले से जाके छुप गए थे। बाद में बचा था क्या, मेरे पिताजी माताजी और मैं। तो अचानक एक दिन बोले हमको जाना है करके,
तो 2 परिवार थे मुसलमान, दोनों परिवार हमारे घर को खरीदना चाह रहे थे। तो उस समय का दोनों आपस में हम लोग बीच में पीस रहे थे। शिशिर के कुछ परिजन अभी भी बांग्लादेश में रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही उनकी बात अपने भतीजे से हुई। शिशिर कहते हैं कि भतीजे ने बताया कि बांग्लादेश में हालात फिर बिगड़ गए हैं। उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है और किसी भी तरह जमीन व्यवसाय हड़पने की कोशिश की जा रही है और वो बांग्लादेश में सब छोड़कर भारत आना चाहते हैं। साल भर पहले तो ठीक था, तो लोग पहले से आइटम लिए थे कि हम लोग धीरे धीरे आएंगे करके। तो जो भी बोले आ जाओ, तो लोग तैयारी करते करते लेट हो गई, दंगा फसाद चालू हो गया। कुछ लुटेरे लोग अलग रहते ना, अलग सिंधान के, उन लोग आगे सीधा घर के दुकान अगर लूट लेते थे। अभी भी बोल रहा है सब्जी वब्जी भाजी वब्जी सब लेके बैठते हैं ना, वो लोग आके उठा के ले जाते हैं, उन लोग मुंह ताकते रहते हैं। शिशिर कहते हैं कि मौजूदा वक्त में बांग्लादेश के हालात देखकर उन्हें भारत में छत्तीसगढ़ में रहने पर फक्र होता है। वो कहते हैं कि 50 लाख देकर भी कोई बांग्लादेश बुलाएगा तो नहीं जाएंगे, भले 50 रुपए में छत्तीसगढ़ में रहना पड़े। सत्यप्रकाश, जी मीडिया, माना कैंप, रायपुर। साल 1974 से लेकर 1971 तक छत्तीसगढ़ में आने वाले शरणार्थियों को सबसे पहले रायपुर के नजदीक माना कैंप ही लाया गया। फिर अलग अलग बसाहट योजनाओं के तहत माना और आसपास लगाए गए कैंपों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा गया। मौजूदा सरकार ने बसाहट योजना के तहत किसी को खेती की जमीन दी तो किसी को व्यवसाय के लिए मदद की है। आज के समय में इन्हें कितनी पहचान मिली और वो कैसे आज भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उन्नीस 1964 में माना कैंप में बसे शरणार्थी जगदीश चंद्र दास पूर्वी पाकिस्तान में मिठाई बनाते थे। उनकी वहां दुकान थी, लेकिन उस वक्त के हालात की वजह से उन्हें सब छोड़कर भागना पड़ा। 1964 में माना आने के बाद बसाहट योजना का लाभ लेते हुए उन्होंने मिठाई की दुकान खोली। तब से ये दुकान बंगाली मिठाइयों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। जगदीश काफी बुजुर्ग हो गए हैं और दुकान अब उनके बेटे ज्योति चंद्र दास संभालते हैं। ज्योति बताते हैं कि उनके यहाँ की मिठाई पूरे छत्तीसगढ़ में जाती है, लेकिन ये मुकाम हासिल करने से पहले बहुत कष्ट उनके परिवार ने झेला है। ज्योति के मुताबिक आज बांग्लादेश में उनके परिवार का कोई नहीं रहता, लेकिन वहाँ के अभी के हालात देखकर बहुत दुख होता है और दादा दादी से सुनी कहानियां याद आने लगती है। बांग्लादेश के विभाजन से पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश हुआ करता था और वहीं से शरणार्थी बन के जो लोग आए माना कैंप में, पहले पुरूद कैंप में, उसके बाद माना कैंप आए, उन्हीं में से एक है। और ये मिष्ठान का भंडार है, बहुत पुराना यहाँ पे दुकान है। और यहाँ आने के बाद ही आजीविका के अलग अलग साधन थे। चूँकि रोजी रोटी की बात थी, उस वक्त में बसाहट ऐसी थी कि मकान और दुकान ये भी व्यवस्था थी, तो मकान दुकान के तहत ऐसी व्यवस्थाएँ हुई। और किनका है ये दुकान? ये हमारे पिताजी का नाम श्री जगदीश चंद्र दास। जगदीश चंद्र दास जी 1964 में आए और आने के बाद फिर यहाँ पे उन्होंने दुकान जी दुकान खोला। पहले कुरुद में था, रिपुजी होके मंदिर से जो कुरुद है वहाँ पर थे, झोपड़ी टाइप की दुकान था अपना। उसके बाद आपको यहाँ पर माना के में फिर झोपड़ी टाइप की दुकान था, गवर्नमेंट ने हम लोगों के यहाँ बसाया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस करने गया हूँ। जी मेहनत किया, मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत किया। उनके पिताजी का मेहनत का फल से हम लोग अभी इस पोजीशन में हैं। बहुत स्थितियाँ खराब थी, इसलिए स्थिति खराब थी बहुत। मतलब ये हुआ था जैसा अभी स्थिति हो रहा है उस टाइम ऐसे ही स्थिति हुआ था। मेरे माँ के सामने भी तो मेरे मौसा को मतलब ऐसे ही ये किया था। क्या कर दिया? मतलब उसको मौसी के सामने ही उनको गला काट दिया था पकड़ के, मौसी को, बड़े मौसी का। तो सब लोग वहाँ से निकल गए? आप कोई वहाँ है आपका? नहीं, अभी नहीं है, और है तो हमको मालूम नहीं। हाँ, जी सब जो था जहाँ जी हम लोग का। अच्छा, तो यहाँ पे आपके परिवार में पिताजी लोग पहले भी यही काम करते थे कि यहाँ आने के बाद फिर यही शुरू? नहीं,
पहले भी वहाँ पर हम लोगों का मिठाई दुकान था। किस जिले में? बरिसाल भोला चरबसर वहाँ पर जी मिठाई की दुकान, तो वो भी बस स्टैंड में, वहाँ शहर के चौक में बस स्टैंड था भोला चरबसर में, वहीं पर हम लोगों का दुकान था। सब छोड़ के आना पड़ा? पूरा 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 जो भी सामान था, जो भी था, पूरा कुछ लेके नहीं आया। केवल पिताजी 25 रुपये ने कितना करके लाया था, ये करके उसी से 25 रुपये जी। माना कैंप में बांग्लादेशी शरणार्थियों ने अपने कल्चर और व्यवसाय को जिंदा रखा है। माना कैंप से प्रदेश ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी गणेश पूजा और दुर्गा पूजा में मिट्टी की मूर्तियां खरीद कर लोग ले जाते हैं। यहाँ कई ऐसे रिफ्यूजी परिवार हैं जिनका बसाहट के बाद से ही मुख्य पेशा मूर्ति कला है। ऐसे ही एक मूर्तिकार हैं मानिक ठाकुर। मानिक का परिवार भी शरणार्थी बनकर रायपुर माना कैंप आया था। फिर बसाहट योजना के तहत उन्हें कांकेर जिले के पंखाजुर भेज दिया गया। मानिक बताते हैं कि करीब 30 साल पहले वो माना कैंप आ गए और यहीं मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। मानिक बताते हैं कि अब उनका बांग्लादेश में कोई नहीं है, ना वो कभी बांग्लादेश जाना चाहेंगे। उनका कहना है कि बांग्लादेश के अभी के हालात से उन्हें तकलीफ हो रही है। बांग्लादेशी शरणार्थियों को जब माना कैंप में बसाया गया तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि रोजी रोटी कैसे चले, मतलब आजीविका का साधन क्या हो उनके। और उसमें उस वक्त की कलाओं को जिंदा रखने की कोशिशें हुई और अभी भी वो कोशिशें दिखाई देती हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं ये कोशिशें क्योंकि मूर्ति कला एक ऐसी कला है जिसके लिए कारीगर प्रसिद्ध हैं। बांग्लादेश से जो शरणार्थी भारत में आए वो और पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले। और फिलहाल मैं माना कैंप में जहां मौजूद हूं, ये ऐसा ही एक कला केंद्र इसे कह सकते हैं, मूर्ति कला केंद्र, या यूं कहे कि यहाँ मूर्तियां बनाई जाती हैं मिट्टी की। गणेश उत्सव चूंकि होने वाला है आने वाले वक्त में, तो ये भगवान गणेश की तमाम मूर्तियां यहाँ पे बनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो जब गणेश पूजा खत्म होता है तो इसके साथ ही माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पे बनाई जाती है। और देखिए कितनी जीवंत लगती हैं, तस्वीरों में हम दिखाते हैं। आप यहाँ के ऑनर हैं? जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मानिक ठाकुर है। मानिक ठाकुर। अच्छा मानिक जी, ये कितने साल से लगभग ये काम आप कर रहे हैं? ये मेरा कम से कम 25 से 30 साल हो चुका है जी, जो मैं मूर्ति बना रहा हूँ। आप लोग बांग्लादेश से माइग्रेट होके आपके पिताजी लोग आए हैं? जी। बांग्लादेश? जी। कब? साल 1971 में? 71 में। हाँ जी। 71 हाँ 71 में, 64 में। हाँ 64 में। हाँ। आप लोग कब आए? हम लोग वो 64 में ही आए उन लोग। 64 में? जी 64 में। अच्छा, तो पिताजी आए होंगे? जी। अच्छा, तो यहाँ पे जब आए आप बच्चे थे कि आपका जन्म यहीं पे हुआ? यहीं पे हुआ जन्म आपका हमारा। जन्म यहीं पे? जी। तो अभी चूंकि बांग्लादेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, अब शेख हसीना को वहाँ सत्ता से हटा दिया गया, बहुत प्रदर्शन हुए, ये हुए, वो सब पता तो चलता होगा आप लोगों को? उसके लिए हम तो यही सोचेंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क है वो, है ना, वो यदि मदद चाहता है हमारा भारत सरकार से, हमारा भारत से, तो हमको कुछ करना चाहिए, है ना। तो हमारा सोचते इतना ही है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ आप लोगों के रिश्तेदार भी अभी रहते हैं क्या? जी मेरा रिश्तेदार कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं है? नहीं, हम लोग सब आ गए होंगे यहाँ से। तो किसी से बात होती होगी वहाँ पे? किसी से ऐसा कोई? ऐसा कोई बात नहीं रहता है। लोगों ने दुख को झेला है या महसूस किया है? जो महसूस किया उसको तो बहुत अखर होगा ना, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे कि ऐसा करने के लिए, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट कर नहीं सकते उसको, है ना। तो उसके लिए हमारा भारत सरकार से उन लोग यदि मदद मांगता है, यदि हम करना चाहते भारत सरकार, तो हम साथ में है। माना कैंप की तरह ही पंखाजुर, बलरामपुर और कोंडा गांव में बसे शरणार्थी और उनके परिवारों का भी हाल है। कोई खेती कर रहा है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, तो किसी को हथकरघा उद्योग से जोड़ा गया था, तो आज भी उसी से जुड़ा हुआ है। पंखाजुर, बलरामपुर और कोंडा गांव के शरणार्थी भी मौजूदा हालात से दुखी और नाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही पुराने वक्त को याद करते हुए व्यथा भी बयां कर रहे हैं। बांग्लादेश का स्वाधीन होने का 1-1.5 महीना पहले पार हुआ।
तो लड़ाई शुरू हो गया। तो हम लोग कहा गया, यह माना में रहता था और अपने आदमी था उधर, तब हमेशा जाता था देखने का स्थिति है, बगल में इस पर होके देख रहा था, वही स्थिति देख रहा है। इधर आए थे लेकिन वहाँ का पता हमको नहीं है, लेकिन सुनने में आया था ये दादा आशुतोष दादा जैसे कह रहा है वैसा ही सुना हम लोग भी। अभी आप लोग सेट हो गए यहाँ? अभी सेट हो गया हूँ। समस्या तो बहुत झेलना पड़ता है, कुछ कष्ट दरिद्रता आती है, धीरे झेलना पड़ता है, कष्ट थोड़ा होता ही है। अब हम लोग तो घर उतना कष्ट नहीं, हमारे दादा परदादा लोग किए हैं। हमारे पिताजी वही किसानी काम करता था, खेती किसानी करता था, खेती बाड़ी करता था। तो आप लोग को किन परिस्थिति में वहां से यहाँ मतलब आना पड़ा? क्या ऐसा क्या घटना घटी थी वहाँ पे? घटना ये है कि वहाँ पर 1969-70 में जो मुसलमान का दावा हुआ, शाम होने के बाद मर्द लोग को डरा के घर के पुरुष लोग बाहर जाके सोता था, जंगल वंगल में जाके सोता था अपन जान बचाव के डर में, और माँ बहन को रात को हैरान करता था। इसी दुख और यही मुसीबत में हम लोग बांग्लादेश छोड़ के 1970 में हम लोग देश छोड़ के हिंदुस्तान में आए। 1971 में बांग्लादेश से जब हिंदू भारत के शरण पे आए, तब तत्कालीन सरकार ने उन्हें अलग अलग जगहों पर विस्थापित किया, कुछ भूमि दी, कुछ लोगों को रोजगार के अवसर दिए। आज यहाँ पे जहाँ हम मौजूद हैं, ये वही लोग हैं जो चरखे के सहारे अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। यही चरखा है जो इनके जीने का साधन है। ये महिलाएं हैं जो इसी चरखे से अपने घर को चला रही हैं, लेकिन खुश हैं, बेहतर हैं, क्योंकि जब वो उस वक्त को याद करती हैं तो ये कहते हैं कि उस वक्त को याद न दिलाओ, क्योंकि जहन में वो दर्द आज भी मौजूद है। तो हमारे साथ उस वक्त के कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, अपना नाम बता देना। धीरेन्द्र मुना। दादा, उस समय का क्या याद है आपको, क्या क्या चीजें? उस टाइम से सारा पैसे हुआ था, जैसे पठान मन हिंदू को काट दिया था, हिंदू का गौ के ले जाया था, बेइज्जत करता था। इसके बाद जो पद्मा नदी है ना, नदी बहुत बड़ा नदी है, उसका पुलिया है, बड़ा पुलिया। तो पुलिया में क्या किया, दोनों तरफ गुंडा पार्टी है पठान का, तो पुलिया में बोला तुम पुलिया में जाओ, तुम बच जाओगे सब। तो कम से कम 2-3 लाख आदमी, भाई, बच्चा, उन लोगों को सब काट काट के नदी में फेंका। आज भी वो दर्द याद आता है आपको? आता है ना सर, हमारा खेती बाड़ी पूरा ही चले गया है ना। ये सब चीजें हैं, आज भी जब इनके जहन में वो सारी बातें आती हैं तो इनका कहना है कि वो सब सिरह जाते हैं। चंपेश जोशी, जी मीडिया, बोरगांव, कोंडागांव। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे माना में रह रहे शरणार्थी अपनी पहचान के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि इतने सालों बाद भी इनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो इनकी पहचान को बता सके। माना में करीब 154 शरणार्थी परिवारों को बसाहट योजना के तहत बसाया गया। वहीं निराश्रितों को शरणार्थी कैंप में भी रखा गया है, लेकिन ये आज भी शरणार्थी कैंप में ही रह रहे हैं। ऐसी 59 निराश्रित महिलाएं हैं जो शरणार्थी कैंप 1 में रह रही हैं। इन महिलाओं को भारतीय नागरिकता नहीं मिली है, वोट का अधिकार भी नहीं है। ऐसे में सरकार की सभी योजनाओं के लिए वो पात्र भी नहीं हैं। ये महिलाएं सरकार और सिस्टम से वोट देने का अधिकार और नागरिकता मांग रही हैं। पिछले दिनों में बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हुई हैं और उसके बाद जो उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इन सब चीजों से भारत में भी रहने वाले बहुत सारे लाखों लोग इत्तेफाक रखते हैं। आप यहाँ पे देख रेख करती, आप भी उसी समय पिकनिक नहीं है, आप भी रहती हैं? इन लोग जैसे मैं भी वैसे हूँ। आप कब आई? मैं 70 सन में आया। 1970 में? 1970 में। पहले तो ये बताइए कि जब आप लोग वहाँ से छोड़कर आई तो उस समय कैसी परिस्थिति थी वहाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत खराब था वहाँ, झंझट हुआ। जी हाँ, बहुत झंझट हुआ है। झंझट के बाद बंटवारे बोले। हाँ, बहुत झंझट हुआ। झंझट का बाद हम लोग वहाँ से सीख के इधर आ गया।
मेरा मम्मी और मैं दोनों, और मेरा भाई लोग भतीजा लोग सब वहाँ था। अच्छा, वो लोग वहीं पे रह गए। बहुत लड़ाई, वो बच्चा लोग ने सब जंगल में जाके छिप जाता था, हम लोग भी जंगल में जाके छिप जाता था। यहाँ के नेता समाज सेवी लोग, ये लोग भी हमारा नेता वो नहीं है, वो हमारा लड़का है। तो वो लोग मदद करवाते हैं, करते हैं। हम लोग तो वोट देता ही नहीं, फिर भी हम लोग को देखते हैं, हमारा लड़का है। का अधिकार आप लोगों को नहीं है? हम लोग का नहीं है, उसका इसमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज ये भी बताइए कि आप लोगों को लगता है क्या कि वोट का भी अधिकार होना चाहिए? क्योंकि आप लोग कई साल हम लोग तो बोलता हूँ होना चाहिए हम लोग को। लगता है कि नागरिक तो हम लोग नहीं है यहाँ का, हम लोग को 64 में आया, नागरिक नहीं है हमारा, नागरिक करना 64 में आए। हाँ 64 में आई। आप लोगों को क्या लगता है कि हाँ वोटर ID कार्ड होना चाहिए नागरिक? हाँ होना चाहिए, हम लोगों को होना चाहिए। बसाहट के समय की कुछ मामूली योजनाएं हैं जिसका लाभ इन लोगों को मिल रहा है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों की मदद से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन महिलाओं को अभी बांग्लादेश के हालात के बारे में पता है। ये आज को उस वक्त से जोड़कर दुखी हैं जब इन्हें बांग्लादेश छोड़कर जैसे तैसे निकलना पड़ा था। उस वक्त की दास्तान बताते इनकी तड़प भी साफ नजर आती है। ज्यादातर महिलाएं जो हैं इसमें वो हिंदी नहीं बोल पाती हैं। 2-4 ही महिलाएं हैं जो हिंदी इसमें बोल पा रही हैं। और ये देखिए, ये लोग बैठ गई हैं, सब बुजुर्ग हो चुकी हैं। 80 साल उम्र हो गया होगा, कम से कम 80 साल हो गया होगा। क्या मालूम, मेरे को याद ही नहीं। हाँ, आप भी कब आए? 71 में कि 64 में? 70 में आई। 70 में आया? हाँ। मेरे को उम्र तो ठीक नहीं अभी। हाँ। तो आपके परिवार में कितने लोग थे? मैं तो दो लड़की और मैं दूसरा के साथ आई। दूसरे के साथ आए? क्यों? अपने अब लोग कहाँ गए फिर? वहाँ तो कोई नहीं था ना, मेरे बाप तो आप पहले से ही गुजर गया, तो किसके साथ आऊँ? तो वहाँ क्या ज्यादा उस समय तकलीफ थी? जब आप लोग आए बहुत तकलीफ थी वहाँ पे? हाँ, उसमें तो बहुत काट रहे थे। हाँ, लोगों को? हाँ, आदमी को, बच्चा को काट रहे थे। आप लोग भी देखे उस समय? नहीं देखे नहीं। आप लोग निकल गए थे? हाँ। उस समय की घटनाएं याद आती होंगी तो बहुत तकलीफ भी होता होगा। हाँ, अभी भी याद होता है। कभी कभार अकेला बैठो ना तो याद होता है, बचपन में क्या करी क्या नहीं करी, वो सब याद होता है। तब तो दुख तो होता है। इस पूरे मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है और वो इन लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी सुनिए। शरणार्थी कैंप है, 1 नंबर PL हम बोलते हैं। तो ये यहाँ होने के बाद मतलब यहाँ लाखों की संख्या में शरणार्थी परिवार थे। उसके बाद यहाँ से इनको डिस्पर्सल किया गया है पूरे भारत में। जैसे चाहे मान लीजिए उड़ीसा प्रदेश में मालकानगिरी हो, पखानजूर हो, यहीं से भेजा गया। यहाँ से भेजा गया। कोंडागांव आपका एक तरह से बेस कैंप बनाया गया था जहाँ लाखों लोग थे शरणार्थी। फिर यहाँ से अलग अलग राज्यों में पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विधानसभा नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर हमारे बंगाली समाज के और शरणार्थी परिवार से भी लोग नहीं है। सभी जगह है। बस्तर में देख लीजिए, पखानजूर हो गया, कापसी हो गया, बांदे हो गया, नारायणपुर हो गया, सब जगह पे। कभी शरणार्थी बनकर भारत में आए ये लोग अब यहीं रहना चाहते हैं और यहाँ की नागरिकता की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि इस ओर सरकार कब ध्यान देती है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, माना कैंप, रायपुर।